Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is me Fahim Ahmed on your own channel Knowledge TV. आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं द रेनेसां पीरियड की, जो कि 1500 से 1600 के दरमियान का एक पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से। मैं इसकी सिंपल से सिंपल जो एलाबोरेशंस हैं वो करने की कोशिश करूँगा, और आई होप कि इंशाल्लाह ये आपका ये टॉपिक बड़ा इजीली कवर हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर आगाह करना है कि आपका टॉपिक किस तरह से कवर हुआ, और पिछले टॉपिक्स के बारे में भी बताना है कि वो कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की जानिब। द रेनेसां पीरियड जो है इसको द रेनेसां पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड द एलिजाबेथन पीरियड। इसको अब इसके नाम आपने याद रखने हैं। रेनेसां पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड भी कहा जाता है और एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। तीन नाम है इसके, द रेनेसां पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड एंड एज ऑफ शेक्सपियर। और द मिडल एजेस इन यूरोप वर फॉलोड बाय द रेनेसां पीरियड। अब मिडल एजेस के बाद ये दौर आया, ठीक है। इससे पहले मिडल एजेस का दौर था, उसके बाद ये दौर आया। और रेनेसां का मतलब क्या होता है? रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। रीबर्थ मीन कि नए सिरे से चीज़ें जो है वो होना शुरू हुई फ्रॉम अबाउट 1500 टू 1600, ठीक है। 1500 से 1600 के दरमियान द वर्ल्ड वाज रीबॉर्न इन मैनी वेज। बहुत सारे लिहाज से एक अप्रोच नई अपनाई गई, एक नए अंदाज से चीज़ों को जो है वे ऑफ परसेप्शन, वे ऑफ थिंकिंग जो है उसको चेंज किया गया। अब ये जो रेनेसां मूवमेंट थी ये कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये इटली से स्टार्ट हुई, स्पेशली इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी आर्ट में और आर्किटेक्चर के हवाले से। इसमें इन द 50th सेंचुरी यानी 15वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसके ऊपर इसमें आई। एज इंग्लैंड बिकेम द मोस्ट पावरफुल नेशन इन यूरोप इन द लेट 60th सेंचुरी, यानी इंग्लैंड काफ़ी पावरफुल बन गया लेट 60th सेंचुरीज में। तो न्यू वर्ड्स वर डिस्कवर्ड एंड न्यू वेज ऑफ सीइंग एंड थिंकिंग डेवलप। तो नई जो है वो एक दुनिया तख्लीक हुई। दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया, यानी अब वो डिफरेंटली चीज़ों को देखने लगे और नई सोच उन्होंने अपनी जो है वो डेवलप कर ली। इट प्रमोटेड रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिवाइवल ऑफ लर्निंग इससे यानी दोबारा से नए सिरे से नई जान डाली गई। जो उलूम थे, जो मुख्तलिफ फील्ड्स थी, उनके जो पहले से जो बुक्स लिखी गई हैं, जो कुछ भी, तो उसमें नए सिरे से उसके ऊपर काम किया गया और उसको मज़ीद बेहतर किया गया। एंड इट and it denoted in its broadest sense the gradual enlightenment in the human mind after the darkness of the middle ages। तो middle ages को dark ages भी कहा जाता है, और उसमें चूंकि कोई इतना ख़ास काम भी नहीं हुआ लिटरेचर, आर्किटेक्चर और बाकी लिहाज से, इन्वेंशंस के हवाले से, तो अब इस दौर में एक नई अप्रोच अपनाई गई और एक नए सिरे से चीज़ों को लिया गया। तो इस वजह से इसको कहता है कि ब्रॉड सेंस में एक ग्रेजुअल इनलाइटनमेंट थी। इनलाइटनमेंट मीन्स कि एक रोशनी फूटना, एक शफक फूटना, या एक रोशनी की तरफ आना, लोगों का दिमागों का खुलना। विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, जो कस्तंतुनिया था, जो मौजूदा इस्तांबुल है, जब ये टर्क्स ने फतह कर लिया था 1853 में, तो वहाँ पे फिर क्या हुआ? बाय द इन्वेजन ऑफ टर्क्स द ग्रीक स्कॉलर्स हु वर रिजाइडिंग देयर, तो जो ग्रीक स्कॉलर्स वहाँ पर रह रहे थे, स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में फैल गए। एंड ब्रॉड विद देम, और अपने साथ लेके आए, इन वैल्यूएबल ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी जो बड़े ही कीमती किस्म के, जो बहुत ही यानी यूनानियों की जो उलूम के ऊपर जिन्होंने काम किया हुआ था, तो वो मैनस्क्रिप्ट्स अपने सारे साथ लेके आए। द डिस्कवरी ऑफ दीज क्लासिकल मॉडल्स रिजल्टेड इन द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन द 40th एंड 50th सेंचुरी। और यही जो डिस्कवरीज थी, क्लासिकल मॉडल्स, पुराने मॉडल्स जो थे, उन्हीं के नतीजे में ही रिवाइवल ऑफ लर्निंग आई 40th और 50th सेंचुरीज में। इसके बाद है जी, द एजेंस ऑफ दिस मूवमेंट वाज दैट, अब इसका जो मुद्दा था, जो मकसद था, जो एजेंस था, वो क्या था? वाज दैट मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ, इंसान ने पहले तो खुद को पहचान लिया, ठीक है, खुद को यानी जाना कि इंसान खुद क्या है, इसकी हकीकत क्या है। एंड द यूनिवर्स, और फिर जो कायनात है, जो खला है, जो कायनात है हमारे इर्द गिर्द, उसकी क्या हकीकत है। एंड दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड, अब इंसान जो पहले, जिसने कभी इन चीज़ों पे गौर नहीं किया था, हैड सडनली ओपनड हिज आईज एंड सीन, और उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और देखा द फ्लड ऑफ ग्रीक लिटरेचर, बहुत ज़्यादा, यानी कि ग्रीक लिटरेचर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, वो जब टर्क्स के हाथों में गया, तो वहाँ से जितने भी जो पुराने स्कॉलर्स थे वो निकल के अब पूरे यूरोप में फैल गए थे। तो ग्रीक लिटरेचर का एक फ्लड जो था, विच द न्यू आर्ट ऑफ प्रिंटिंग कैरिड स्विफ्टली, ठीक है, नए तरीके जो है वो प्रिंटिंग के आ गए टू एवरी स्कूल इन यूरोप। यूरोप के हर स्कूल तक नए प्रिंटिंग के तरीके
रिवील्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ पोइट्री, नई दुनिया जो है वो एक ज़ाहिर हुई पोइट्री की भी एंड फिलोसफी और फिलोसफी की भी। अलॉन्ग विद द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग के साथ साथ न्यू डिस्कवरीज टुक प्लेस इन सेवरल अदर फील्ड्स, बहुत सारी और फील्ड्स में भी जो है वो नई डिस्कवरीज सामने आई। अब उन नई डिस्कवरीज में एक तो वास्को डे गामा जो था, उसने सरकम नेविगेटेड द अर्थ, ठीक है, नए सिरे से एक ज़मीनी निज़ाम को उसने पेश किया, बताया, उसको डिफ़ाइन किया। कोलंबस जो था, इसी रेनेसां पीरियड में उसने अमेरिका डिस्कवर किया। और कोपरनिकस जो था, उसने सोलर सिस्टम को जो है वो डिस्कवर किया। इसके अलावा एंड प्रिपेयर्ड द वे फॉर गलीलियो, और गलीलियो के लिए रास्ता बनाया कि वो मज़ीद इस चीज़ पे काम कर सके। बहुत सारी बुक्स प्रिंट की गई और फ़िलासफ़ी के ऊपर, साइंस के ऊपर, ठीक है, आर्ट के ऊपर, उनको सिस्टमाटाइज्ड किया गया। उनको उनके अंदर ना उनको मज़ीद मॉडर्नाइज़ किया गया। और अब जो मिडल एजेस का दौर था वो गुजर चुका था, जो पुरानी दुनिया थी अब वो क्या हो चुकी थी, एक नई दुनिया में तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि सोच एक नई जो है वो कौम के अंदर नई सोच आ गई थी। अब जो स्कॉलर्स थे फ्लॉग्ड टू द यूनिवर्सिटीज़, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ गए, और एज एज एडवेंचरर्स टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिका, यानी नई जो दुनिया थी अमेरिका की उसके एडवेंचरर्स के तौर पे, ठीक है। अब जो पुराना अथॉरिटेटिव सिस्टम था, ओल्ड अथॉरिटी जो थी, रिसीव्ड डेथ ब्लो, तो उसे ना एक किस्म का उसका ख़ात्मा हो गया। ट्रुथ ओनली वाज द अथॉरिटी, अब सिर्फ वो चीज़ जो हकीकत में जिसको प्रैक्टिकली प्रूव किया जा सकता था उसी को ही वो लोग मानते थे। और टू सर्च फॉर ट्रुथ एवरीवेयर, और हर जगह पर वो सच्चाई की तलाश में थे। एज मैन सॉट फॉर न्यू लैंड्स, नई नई ज़मीनें जो है वो उनकी तलाश में था इंसान। गोल्ड, सोने की तलाश में था। फाउंटेन्स ऑफ एंड द फाउंटेन्स ऑफ यूथ, और नौजवानों के जो, यानी कि नौजवान या यूथ की जो तलाश थी, दैट वाज अ न्यू स्पिरिट, वो एक नया जज्बा था। विच अवोक इन यूरोप विद द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, जो कि यूरोप के अंदर जो है वो फैल गया रिवाइवल ऑफ लर्निंग के साथ। फिर जी इंग्लैंड में देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और रिलीजन के हवाले से इंग्लैंड में एक बड़ा चेंज आया जब किंग जो हेनरी एट थे मेड हिमसेल्फ द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इससे पहले पोप फ्रांसिस होते थे, जबकि हेनरी एट ने अपने आप को जो है वो इंग्लैंड के चर्च का हेड बना लिया, और ब्रिंगिंग चर्च एंड स्टेट टुगेदर, और चर्च को और स्टेट को इकट्ठा कर दिया। इससे पहले जो रिलीजियस जो एक पावर थी वो अलग से होती थी और पॉलिटिकल पावर अलग से होती थी। 1529 में इन्होंने ये काम किया, 1529 से 39 तक। ही कट ऑल कॉन्टेक्ट्स विद द कैथोलिक चर्च, अब कैथोलिक चर्च जो था उसके साथ उन्होंने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। एंड द पोप इन द रोम, ठीक है, उनके साथ भी, पोप के साथ भी, पार्ट ऑफ अ रिएक्शन अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, ठीक है। तो इसके रिएक्शन के तौर पे भी, यानी कि बहुत सारे जो कैथोलिक चर्च थे यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में, उनके साथ भी प्रोटेस्टेंटिज्म बिकेम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनके लिए प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा था। एंड गेव अ होल न्यू वर्जन ऑफ मैंस रिलेशन विद गॉड, अब नया एक वर्जन आ गया था इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक़ का। जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने एक नई सोच मुतारिफ करवाई और नए सिरे से, यानी कि नई जो रिलीजियस थिंकिंग्स थी उनको लेके आए। अब जो किंग और क्वीन जो थे वो यानी उनको पहले तो ह्यूमन बीइंग से अबव समझा जाता था। अब ये था कि इनको ना ह्यूमन बीइंग्स ही समझा जाता था ज़मीन के ऊपर, जो कि गॉड के करीब थे, और ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के, यानी कि एक बड़े, एक अजीम सिलसिले के, एक आप कह लें अफराद थे जिनका यानी कि खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक़ था, और जो कि बाकी जो लोग थे, एनिमल्स थे, इंसेक्ट्स थे, उनके रखवाले भी थे, और उनको उनको लीड करने वाले भी थे। अब इस दौर का जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक था रेनेसां पीरियड का, वो एक और था कि एम्फोसिस ऑन ह्यूमनिज्म, यानी ह्यूमनिज्म पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। इंसानी एस्पेक्ट्स, इंसान की थिंकिंग, इंसान की इनवर्ड एंड आउटवर्ड चीज़ें, इंसान की फीलिंग्स, एहसासात, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। ह्यूमनिज्म की अप्रोच को अपनाया गया, विच मीन्स मैंस कंसर्न विद हिमसेल्फ, यानी इंसान के जो अपने साथ के जो कंसर्न है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पटेशन, यानी जो वो अपने आप को, कंटेम्पटेशन मीन तसव्वुर करता है एक, यानी कि अपने आप को, अपने आप के ऊपर जो वो तवज्जो देता है या अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। अब ये जो मूवमेंट थी ये भी इटली में जो है वो स्टार्ट हुई बाय डांटे। डांटे ने ये स्टार्ट की, पेट्रॉर्क ने एंड बुकाक्सियो ने
इन द 40th सेंचुरी, यानी ये इन लोग इस पॉइंट को उन्होंने रेज किया और उसके बाद ये बाकी यूरोप में आई एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू अदर कंट्रीज़, और बाकी कंट्रीज़ में भी यूरोप की ये फैल गई। इंग्लैंड में भी ये बहुत मशहूर हुई एलिजाबेथन पीरियड के अंदर, और ये मूवमेंट जिसका फोकस जो था इट्स इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसान को मुकम्मल जो है वो स्टडी करना, हैड अ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट ट्रेंड्स, तो सबऑर्डिनेट ट्रेंड्स इसके अंडर जो मजीद ट्रेंड्स चल रहे थे वो भी थे। अब इसमें फर्स्ट क्या था कि द फर्स्ट इन इम्पॉर्टेंट वाज द डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, यानी क्लासिकल कदीम जो कि एक कदामत परस्ती जो थी ना, यानी कदीम जो नज़रियात थे, कदीम जो चीज़ें थी उनको रीडिस्कवर किया गया, एंड पार्टिकुलरली ऑफ एंशियंट ग्रीस, एंशियंट ग्रीस यानी कदीम यूनान की जो चीज़ें थी उनको, और उस दौर के रहन सहन लोगों के और इन सारी चीज़ों को ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। अब जो कुरून वस्ता का दवस्ती जो दौर था, द ट्रेडिशन बाउंड यूरोप, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस पे चलने वाला यूरोप था, अब वो ये भूल चुका था कि हैड फॉरगॉटन द लिबरल टोन ऑफ द ओल्ड ग्रीक्स, कि वो ये भूल चुके थे कि जो ग्रीक्स थे वो तो लिबरली रहते थे, और उनका जो इट्स स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी, यानी उनके अंदर जो जज्बा था डेमोक्रेसी का और ह्यूमन डिग्निटी का, वो आप भूल चुके थे, तो इस वजह से उसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत थी। विद द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द ग्रीक क्लासिकल एंटिक्विटी, यानी ग्रीक क्लासिकल एंटिक्विटी में जो ही इनकी दिलचस्पी बढ़ी, द न्यू स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म मेड इट्स इम्पैक्ट, तो नया एक नजरिया आया ह्यूमनिज्म का ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी मगरबी दुनिया पे। द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु रोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्टडीज़ के अंडर इन्फ्लुएंस में जिस पहले इंग्लिशमैन जिसने लिखा वो थे जी वाज सर थॉमस मोर। अब उनकी यूटोपिया रिटन इन लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने ये लिखी, वाज सजेस्टेड बाय प्लेटोज रिपब्लिक, ठीक है, जो कि प्लेटोज रिपब्लिक से सजेस्टेड थी। इसके अलावा फिलिप सिडनी इन इज डिफेंस ऑफ पॉइजी उन्होंने लिखी, एक्सेप्टेड एंड एडवोकेटेड द क्रिटिकल रूल्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स, तो इसमें उन्होंने पोइट्री के हवाले से जो है वो एडवोकेट किया उनकी जो ग्रीक्स के जो रूल्स थे उनको। अब इम्पोर्टेंट जो सेकंड एस्पेक्ट था ह्यूमनिज्म का वो ये था कि वो डिस्कवर उन्होंने किया वाज द डिस्कवरी ऑफ द एक्सटर्नल यूनिवर्स, के यूनिवर्स जो है वो हमारी ज़मीन से आगे क्या, यानी कहाँ तक है और क्या है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मैन, और इंसान के लिए इसकी क्या अहमियत है। बट मोर देन दैट मोर इम्पोर्टेंट देन दिस वाज दैट द राइटर्स डायरेक्टेड देयर, अब जो राइटर्स थे उन्होंने भी यानी कि अपनी डायरेक्शन गेज इनवर्ड, और अपने अंदर यानी कि झांकने की कोशिश की, इंट्रोस्पेक्शन की कोशिश की, एंड बिकेम डीपली इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, अब वो इंसानी मसाइल को, इंसान की पर्सनैलिटी के मसाइल को स्टडी करने लगे। अब मेडिवल मोरालिटी प्लेस जो थे कदीम यानी कि जो कुरून वस्ता के मोरालिटी प्लेस जो थे, उनके जो कैरेक्टर्स थे आर मोस्टली पर्सोनिफिकेशंस, ठीक है, पुराने तो चीज़ों को जो पर्सोनिफाई कर देते थे, या उसके फ्रेंडशिप के ऊपर होते थे, चैरिटी के ऊपर होते थे, स्लॉथ सुस्ती के ऊपर, विकेडनेस, ठीक है, बदकारी के ऊपर, एंड द लाइक, और इसी तरह के। बट नाउ ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड, अब एलिजाबेथन पीरियड में नई अप्रोच आई, नई सोच आई, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म द एम्फोसिस वाज लेड ऑन द क्वालिटीज, अब क्वालिटीज के ऊपर एम्फोसिस आ गया विच डिस्टिंग्विश वन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अनदर, जो एक बंदे को दूसरे बंदे से अलग जो है वो जाहिर करती थी, एंड गिव एन इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस, हर एक बंदे को इंडिविजुअलिटी देती थी, हर एक बंदे को यूनिक शो करती थी। मजीद बना इसमें यह हुआ कि द रिवीलिंग ऑफ द राइटर्स ऑन माइंड बिकेम फुल ऑफ इंटरेस्ट, तो राइटर का जो अपना माइंड होता था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो लोगों को पैदा हो गई, और ये जो टेंडेंसी थी लेड टू द राइज ऑफ अ न्यू लिटरेरी फॉर्म, और इससे नई लिटरेरी फॉर्म जो है वो सामने आई, यानी कि द ऐसे, जिसमें कि राइटर का सारा अपना जो माइंड होता है उसको रिवील किया जाता है, विच वॉज यूज सक्सेसफुली बाय बैकन, जिसको फ्रांसिस बैकन ने यूज़ किया अपने ड्रामाज में। मार्लो प्रोब डाउन इनटू द डीप रिसेसेस, ठीक है, ऑफ ह्यूमन पैशन, यानी उसने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे अपने इससे काफ़ी सारे ड्रामों के वक्फ किया उसको। इसके अलावा उसके जो हीरोज़ थे जैसे टैम्बरलाइन है, ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर फॉस्टस है, एंड बैराबस है, द ज्यू ऑफ माल्टा, आर पोजेस्ड ऑफ अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस, यानी अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस उनमें उसने जाहिर करके ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को उसने जाहिर किया, रिवील किया। शेक्सपियर जो है अ मोर कंज्यूमेड आर्टिस्ट, एक उससे भी बड़े दर्जे का आर्टिस्ट था, वो भी ह्यूमनिज्म को परफेक्शन की तरफ लेके आया, और उसकी जीनियस जो थी फेड बाय द स्पिरिट ऑफ रेनेसां, जो जिसके उसके अंदर भी एक रेनेसां का स्पिरिट था, वो भी एक नई सोच लेके आना चाहता था, इनेबल्ड हिम टू सी लाइफ एंड टू प्रेजेंट इट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, और तमाम एस्पेक्ट से वो भी ज़िंदगी को जो है वो
पेश करना चाहता था। ह्यूमनिज्म का एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि वाज द इन्हांस सेंसिटिवनेस टू फॉर्मल ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो उन्होंने तवज्जो बढ़ाई, एंड द कल्टिवेशन ऑफ एस्थेटिक सेंस को मज़ीद उन्होंने कल्टिवेट किया, मज़ीद उसको सामने लेके आया। इट शोड इटसेल्फ इन अ न्यू आइडिया न्यू आइडियल ऑफ सोशल कंडक्ट, यानी नए सोशल कंडक्ट के आइडियाज़ लेके आए, दैट ऑफ कोर्टियर्स के। ठीक है, और ये फिर आगे कुछ इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो एक और नीचे अनदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज दैट men came to be regarded as responsible for their own actions। तो एक और इसका ह्यूमनिज्म की अप्रोच की वजह से ये था कि अब हर एक बंदा अपने किए का खुद जवाब दे, वो कंसिडर किया जाता था। ठीक है, जैसा कि कैसियस जो था उसने कहा था ब्रूटस को इन जूलियस कैसर के अंदर जो है वो ये इसको कहता है क्या, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को, कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स, यानी हमारे स्टार्स में फॉल्ट नहीं है। पहले ये तस्वर किया जाता था कि बस स्टार्स की वजह से सारा कुछ हो रहा है, बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स, यानी जिन चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं वो हमारे स्टार्स में प्रॉब्लम नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर जो है वो प्रॉब्लम। अब एक और चेंज जो यहाँ पे आया कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप टू सम हायर अथॉरिटी, किसी हायर अथॉरिटी की तरफ देखने के बजाय, एज वाज डन इन द मिडिल एजेस, जैसे कि पुराने दौर में होता था, तो रेनेसां पीरियड में युवा के गाइडेंस वाज टू बी फाउंड फ्रॉम विद इन, यानी अपने अंदर से जो है वो रहनुमाई लेनी शुरू हो गई। अब इसमें जो लेली थे रोट इज रोमांसेस ऑफ यूफ्यूज टू बी फाउंड यूफ्यूज नॉट मेयरली एज एन एक्सरसाइज इन अ न्यू काइंड ऑफ प्रोज, यानी नए काइंड ऑफ जो है वो प्रोज स्टाइल लेके आया उसमें, बट with the with the serious purpose of inculcating righteousness of living, यानी ज़िंदगी के जो एक दुरुस्त नज़रिया है उसको उसने यानी कि शो करने के लिए भी कोशिश की है, जिसका सेल्फ कंट्रोल के ऊपर जो कि बेस्ड है। इसके अलावा सिडनी, जो सर फिलिप सिडनी है, उन्होंने लिखा अपनी अर्केडिया इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन के स्टाइल में उन्होंने लिखा, इन ऑर्डर टू एक्सपाउंड एन आइडियल ऑफ मॉरल एक्सीलेंस को एक आइडियलिटी के तौर पे पेश करने की कोशिश की। स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखी विद अ न्यू व्यू विद अ व्यू, एक नए नज़रिए के साथ, टू फैशन अ जेंटलमैन। ठीक है, एक जेंटलमैन किस तरह से होता है और उसको उन्होंने जाहिर किया। आर अ नोबल पर्सन इन वर्चुअस, यानी कि एक अच्छे अंदाज में, एंड जेंटल डिस्पोजिशन, और एक शरीफाना किस्म की डिस्पोजिशन में यानी कि ज़ाहिरी होलिये में पेश किया। तो कहते हैं कि दो वी डू नॉट लुक फॉर डायरेक्ट मॉरल टीचिंग इन शेक्सपियर की डायरेक्ट कोई मॉरल टीचिंग नहीं है, नेवरथलेस वी फाइंड अंडरलाइंग हिज वर्क द सेम प्रोफाउंडली मॉरल एटीट्यूड्स, और उसके रवैयों में और उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से नज़र नहीं आती। बहरहाल रेनेसां बेसिकली जो है वो रीबर्थ का पीरियड था, नए अंदाज से सोचना शुरू किया ब्रिटिश सोसाइटी ने, नई चीज़ें अपने नए ट्रेंड्स लेके आए, अपनी सोचों के अंदर नई नई डिस्कवरीज लेके आए, लिटरेचर के स्टाइल चेंज हो गए, पोइट्री के स्टाइल चेंज हो गए, प्रोज स्टाइल चेंज हो गए, पुराने जो मोरालिटी एंड मिरेकल प्लेस थे उनका दौर ख़त्म हुआ। अब नए एंगल से दुनिया को देखने लगे और नई नई चीज़ें जो है वो डिस्कवर होने लगी। तो इसको एलिजाबेथन पीरियड भी कहा जाता है, रेनेसां पीरियड को, और इसके अलावा एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दौर में ही शेक्सपियर जो थे वो भी रहे हैं। अब उसमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी इसमें कवर हो गए, आप इसको दोबारा से गौर से इस वीडियो को देख सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड मैंने एक्सप्लेनेशन दी। अगर इस वीडियो से फ़ायदा हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह करना है, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आपने देनी है। और चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, और मेरे जो प्रीवियस लेक्चर इस हवाले से पढ़े हैं आप उनसे भी रहनुमाई ले सकते हैं। और नेक्स्ट इसके जो लेक्चर्स हैं ये रेनेसां पीरियड के ऊपर 2 से 3 लेक्चर्स मज़ीद बनेंगे। एक एलिजाबेथन ड्रामा यानी रेनेसां ड्रामास को भी डिस्कस किया जाएगा, और उसके राइटर्स जो है इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके समेत, और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो और एलिजाबेथन पोइट्री को भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। तो और एलिजाबेथन प्रोज जो है उसको भी एक अलग से मैं डिस्कस करूँगा। तो तीनों कैटेगरीज़ को इंशाल्लाह मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। आपने नॉलेज टीवी के साथ जुड़े रहना है, और नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना है, और नॉलेज टीवी को आपने वीडियोज़ को कंप्लीट देखना है। मेरे फ़हीम अहमद की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।